So students, today we are going to discuss the monetary policy topic of our economic section. Monetary policy होता क्या है? Monetary policy है management of money supply and interest rates by the central bank. So it is management of money supply by the central बैंक कि इकोनॉमी के अंदर हाउ मच मनी शुड बी देयर, लोगों को अगर लोन लेना है तो आसान रहे या मुश्किल रहे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। और वो किसके थ्रू डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। सो मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमी के अंदर। वो ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना। So who is going to ensure economic growth and control of inflation? The one of the policies is monetary policy. So monetary policy is used for controlling inflation and also is used for propelling economic growth. Now before moving on the economic policy, we are going to first of all see कि banks के ऊपर क्या क्या liabilities हैं. Why? Because monetary policy mainly किसको affect करेगा? It is going to affect the banks. As we will progress, we will see what are the various instruments that are used in monetary policy. हम लोग देखेंगे कि जो जो instruments use हो रहे हैं monetary policy के लिए, वो instruments किसके काम आते हैं? वो instruments काम आते हैं banks की money supply को control करने के लिए. So first of all हम ये देखेंगे कि banks के ऊपर क्या क्या liabilities होती हैं. So the liabilities that are on a bank are, first one is demand deposit. दिस इज डिमांड डिपॉजिट। पहला क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट। सेकंड है आपका टाइम लाइबिलिटीज और थर्ड वन है आपका अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो तीन तरह की लाइबिलिटीज बैंक के ऊपर होती हैं, तीन तरह के कर्जे बैंक के ऊपर होते हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड लाइबिलिटीज, सेकंड वन इज टाइम लाइबिलिटीज एंड थर्ड वन इज अदर देन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज जैसे नाम बता रहा है कि ये डिमांड के ऊपर होगा। जिसने भी पैसा डिपॉजिट किया है वो जब चाहे उसको जाके वापस ले सकता है। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, वहां पे एटीएम कार्ड अंदर डालते हो एंड आफ्टर दैट यू फिल कि मुझे इतना पैसा चाहिए एंड यू गेट दैट मनी। या बैंक के अंदर जाते हो, आप चेक डालते हो, चेक के थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। तो वो किस अकाउंट का पैसा आपको मिलता है? वो आपको पैसा मिलता है सेविंग अकाउंट का या आपके करंट अकाउंट का। तो डिमांड लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज in which the funds that depositors had withdrawn at any time without prior notice, यानी विदाउट प्रायर नोटिस के इन फंड्स को निकाला जा सकता है। तो आपके करंट अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट, आपके ये क्या कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट्स, ये किस में आ जाएंगे? आपके डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर। सेकेंड वन इज योर टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिनको एकदम से आप नहीं निकाल सकते। आपको या तो उसकी मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हो, आपको एक बहुत पहले से प्रायर नोटिस देना होगा। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी जो हम करवाते हैं, आरडी जो हम लोग करवाते हैं, वो किस में आती है? टाइम लाइबिलिटीज के अंदर। तो टाइम लाइबिलिटीज क्या हो गई? These are the deposits that have fixed maturity period and cannot be withdrawn before that period expires. यानी इनकी एक मैच्योरिटी पीरियड है। एफडी का मान लो 1 साल की एफडी, तो 1 साल से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते। तो दैट दे हैव ए मैच्योरिटी पीरियड, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद ही आप उनको निकलवा सकते हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टाइम लाइबिलिटीज। अब इन दोनों चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक्स के ऊपर कर्जे की तरह होती हैं, लाइबिलिटीज़ की तरह होती है। जैसे कि बैंक्स ने जो पूरे साल भर में पैसा कमाया है वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड भी होना है, जिसे हम कहते हैं अनडिवाइडेड डिविडेंड्स या अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स। तो जो डिविडेंड्स बैंक को डिस्पोज ऑफ करने वो किस में आएंगे? अदर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ के अंदर। उसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट होना है वो भी अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। या कोई ऐसे अकाउंट्स जो सस्पेंड हो गए हैं या जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं वो भी किस में आएंगे? अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के अंदर वो अकाउंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तीन तरह की होगी लाइबिलिटीज जो बैंक के ऊपर होती हैं। अगर आप तीनों लाइबिलिटीज को इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या बन जाएगा? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज।
अगर हम तीनों को मिला दें तो बैंक्स के ऊपर टोटल कितना कर्जा है उसे हम क्या कहेंगे, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सो इट बिकम्स टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं डीटीएल। दिस इज डिमांड लाइबिलिटीज प्लस टाइम लाइबिलिटीज एंड अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब अगर इस डीटीएल में से मैं वो चीजें माइनस कर दूं जो बैंक्स ने दूसरे बैंक्स को लोन दिया हुआ है, आई एम अगेन सेइंग, जो एक बैंक ने, बैंक 1 ने बैंक 2 को जो लोन दिया है, अगर हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या बन जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सो व्हाट आर योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दिस इज टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, यानी इन तीनों को मिलाने के बाद उसमें से क्या माइनस करेंगे, वो एसेट्स, वो लोन्स जो बैंक ने दूसरे बैंक्स को दिए हुए हैं। यानी मान लो अगर एसबीआई या पीएनबी ने किसी और बैंक को कोई लोन दिया हुआ है तो उस लोन को हम इसमें से माइनस कर देंगे, वो क्या बन जाएगा आपका, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद इनका यूटिलिटी आगे आएगा जो हमारा आता है रिजर्व रेशियोज के अंदर, वो मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और पिछले वाली स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब आगे मूव करते हैं। सो अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते क्या हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स वो जरिए हैं, वो तरीके हैं जिससे कि सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, जिससे कि जो आरबीआई है वो ये मैनेज करता है कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई हो। अब इकोनॉमी मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मैंने बार बार इस वर्ड को बोला है। इकोनॉमी मनी सप्लाई का मतलब ये है कि जो पैसा मार्केट के अंदर है, जो पैसा इकोनॉमी के अंदर है, अब वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है लोन के थ्रू। जो बैंक्स आपको लोन देते हैं उससे क्या होता है, आपको पैसे मिलते हैं और उसके थ्रू आप आगे इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है और आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप ईएमआई पे भी ले सकते हो। ईएमआई का मतलब क्या, बैंक ने आपको लोन दे दिया गाड़ी के लिए और आपने गाड़ी खरीद ली। तो इससे क्या हुआ, इससे एक डिमांड क्रिएट हुई थी इकोनॉमी में। बैंक ने आपको लोन दिया और लोन के थ्रू आपने कार खरीदी। अगर बैंक आपको लोन ना देता तो आप कार नहीं खरीद पाते। तो यानी आपके पास पैसे नहीं थे, किसने आपको पैसे दिए, बैंक ने दिए। अब अगर इसी लोन को मैं मैनेज कर लूं, इसको मैं कम या ज्यादा करवा दूं, अगर मैं लोन को महंगा कर दूं तो क्या आप लेना पसंद करोगे, आप थोड़ा रुक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है, तो आप गाड़ी लेने के लिए लोन ले लेते हो। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट को 25% कर दिया जाए, अगर जो ब्याज दर है उसको 25% कर दिया जाए तो क्या होगा, फिर आप सोचोगे यार लोन लेने का फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा हो गया है। तो आरबीआई यही चीज करता है। आरबीआई कोशिश करता है कि इस लोन को बढ़ाया या घटाया जा सके, इसके जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए, जैसे भी रिक्वायरमेंट है। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं, यानी जो ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको हम यहां पे टैकल करेंगे। वो क्या आएगी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इसके अंदर आपके 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर आता है सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड आपका है एसएलआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो ये होता है रेपो रेट, देन देयर इज रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, और लास्ट में आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड उसके बाद आता है बैंक रेट। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आते हैं, ये चारों इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर रहे हो मनी सप्लाई की। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी के अंदर देयर इज 20 लाख करोड़ इन द मनी सप्लाई, तो आप क्वांटिटेटिव टूल से क्या कर रहे हो, उस 20 लाख करोड़ को आप 18 या 15 लाख करोड़ कर रहे हो या उसको बढ़ा रहे हो। सो इट इज एक्चुअली किसको ये टैकल कर रहा है, ये क्वांटिटी को टैकल कर रहा है। अब एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसे हम बोलते हैं
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल मनी सप्लाई जो है 20 लाख करोड़ ही रहेगा, पर कई बार ऐसा होता है जैसे प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के अंदर क्या है काफी जल्दी मुनाफा होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी उसमें लोन्स दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बबल क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में हमें जरूरत क्या है, हमें ओवरऑल मनी सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वी नीड टू चेंज द रियल एस्टेट, हमें रियल एस्टेट में जो लोन दिया जा रहा है उसको टैकल करने की जरूरत है। तो उसे हम किस में डालेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ आप लोन ज्यादा दे सकते हो, किस तरफ लोन कम देने की जरूरत है। तो उसके अंदर आपके 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, rationing of credit, then you have moral suasion and last one is consumer credit regulation। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओवरऑल आर्किटेक्चर है पूरे मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम का। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब एक एक करके हम चीजों को देखते जाएंगे ये है क्या क्या, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग रहे और आप इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो किसके अंदर आएगा आपका, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स के किस वाले पार्ट में, रिजर्व रेशोज के फॉर्म में। तो होता क्या है, अगर बैंक के पास ये टोटल डिपॉजिट्स है यानी टोटल लाइबिलिटीज हैं, ये क्या है आपकी टोटल लाइबिलिटीज दैट इज डीटीएल, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इतना पूरा पैसा बैंक के पास है। तो उसमें से आरबीआई ये बोलता है कि आपको कुछ पोर्शन अपना कैश की फॉर्म में रखना होगा। क्यों, ताकि कल को अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाए, बैंक को पैसे वैसे की कमी पड़ जाए, तो ये कैश जो है यूज किया जा सके बैंक को उस डैमेज उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं मिलता, तो इसके ऊपर बैंक कुछ भी अर्न नहीं करता, और आज के टाइम पे दिस इज 4.5%। जो कैश रिजर्व रेशो आज के टाइम पे है वो है 4.5%। सो इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ total demand and time liabilities that the bank has to keep with them। तो जो बैंक्स को अपने पास रखनी होगी किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, वो अपने पास भी रख सकते हैं और वो आरबीआई के पास भी सबमिट करवा सकते हैं। तो यूजुअली प्रैक्टिकली होता ही है कि आरबीआई उनको बोलता है कि अपने पास रखो, पर हर 15 दिन में आपको ये ब्यौरा देना है कि वो सीआरआर आपने मेंटेन किया या नहीं किया। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो कि बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं कैश की फॉर्म में, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक्स को। अभी आज के टाइम पे इट इज 4.5%, ये रॉन्ग है यहाँ पे, इट इज 4.5%, इसको करेक्ट कर लेना, इट इज 4.5% ऑफ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, इसके अंदर बैंक्स क्या कर सकते हैं, मान लो बैंक्स के पास ये टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, तो इसमें से बैंक की हम देखेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 18%, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 18% बैंक्स को इन्वेस्ट करना होगा ऐसी चीजों में जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं। अब वो कैसे कर सकता है, या तो वो इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, या वो उसको कैश की गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि गोल्ड भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, या फिर उसको वो कैश की फॉर्म में भी रख सकता है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, या गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है। करंट रेट जो चल रही है एसएलआर की दैट इज 18%, एंड इसके ऊपर जो बैंक्स हैं उनको बेनिफिट होता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर वो रखेंगे पैसे तो उनको इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा, अगर गोल्ड की फॉर्म में रखेंगे तो गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट हो सकता है, तो उसको भी उसको बेनिफिट हो सकता है बैंक्स को। थर्ड वन इज अगर वो कैश की फॉर्म में रखते हैं तो ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में उनको कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा। तो बैंक्स यूजुअली क्या करते हैं, बैंक्स इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में ही रखते हैं।
तो दिस इज योर कैश रिजर्व रेशियो एंड दिस इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो हमारे रिजर्व रेशियोज हैं उसके दोनों पार्ट हो गए हैं, क्या सीआरआर भी हो गया और एसएलआर भी हो गया। सीआरआर पे आई एम अगेन रिपीटिंग द रेट इज 4.5% और इसके ऊपर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, जब आरबीआई को लगता है कि यार मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, अब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो क्या करे, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जाता है एक मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है। तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा और उससे क्या होगा, आरबीआई के पास कैश आ जाएगा और मार्केट के अंदर चली जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी अगर इकोनॉमी के अंदर इतना कैश है तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा आरबीआई को, इसकी जगह क्या आ जाएंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई को कम कर दिया आरबीआई ने। वहीं अगर उल्टा करना हो आरबीआई को अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा और बाय करने के बाद कैश को मार्केट के अंदर छोड़ देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आरबीआई खुद से मार्केट में जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है टू मैनेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से लोन बोरो पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल, यानी बिना कुछ गिरवी रखे अगर बैंक आरबीआई से लोन लेना चाहे तो बैंक रेट पे ले सकते हैं, ठीक है। और बैंक रेट जो होती है वो टाइड होती है एमएसएफ रेट के साथ। किसके साथ टाइड है, एमएसएफ रेट के साथ। एमएसएफ रेट हम नेक्स्ट ही करने वाले हैं, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है उसको हम इसके बाद ही करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि बैंक रेट किसके साथ टाइड है, एमएसएफ रेट के साथ। जो एमएसएफ रेट होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, बैंक रेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब ये है कि बैंक अगर रातों रात, मतलब कि एकदम से बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक कहाँ जाएगा, अगर वो बैंक रेट के थ्रू जाएगा तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि देयर विल बी सम फॉर्मेलिटीज। तो अगर इमीडिएट लेवल पे बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक के पास है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी अगर मान लो एसबीआई को पैसे की जरूरत है तो एसबीआई कैसे लेगा पैसे, वो एलएएफ के थ्रू ले सकता है, किससे, आरबीआई से। तो इसमें क्या होता है, बैंक्स किससे पैसे लेते हैं, आरबीआई से, या उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा तो कहां रख देंगे, आरबीआई के पास। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप मार्केट की लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हो, राइट। सो फर्स्ट वन क्या होता है इसके अंदर पहला है इसके अंदर रेपो रेट, फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, थर्ड आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लास्ट वन इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो इसके अंदर चार चीजें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी। क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रीपर्चेज ऑप्शन रेट का मतलब यह है कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, बट कैसे, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को देकर। तो इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको जाएंगी, आरबीआई को, और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई देगा कैश। तो ये किस में आता है, ये होता है आपका रेपो रेट पे। तो रेपो रेट क्या है, जिसपे बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उन्होंने पहले से गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह बाय किए थे उनको आरबीआई को देकर। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट के अंदर होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देता है बैंक्स को और बैंक उसको कैश दे देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बैंक्स अपना जो कैश है वो आरबीआई को दोबारा दे देंगे और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे। वो किस पे होगा, आपके रिवर्स रेपो रेट पे। अभी जो करंट रेपो रेट है वो चल रहा है 6.5% और जो करंट रिवर्स रेपो रेट है वो कितना चल रहा है, 3.35%। क्लियर। तो 3.35% पे बैंक्स क्या करेंगे, अपना कैश आरबीआई को दे देंगे और आरबीआई से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे। रेपो रेट में क्या होगा, बैंक्स जो हैं आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे और आरबीआई से
कैश ले लेंगे। तो अगर बैंक्स को कैश की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, वो रेपो रेट का यूज करेंगे। अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैश है तो वो क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट का यूज करेंगे। और दोनों के अंदर ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही ये लोन लिया जाता है या दिया जाता है। क्लियर। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं बची, उन्हें अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी है 18% की, तो उनके पास अब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं बची। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तब यूज होता है जब उनके पास 18% से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। मान लो उनके पास टोटल 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की, तो उस केस में 12% सिक्योरिटीज को यूज करके रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के थ्रू अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर उन्हें पैसे की जरूरत है, बैंक्स को पैसे की जरूरत है और उनके पास 18% से ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं बची है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आरबीआई प्रोवाइड करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं पैसे और अपनी एसएलआर जो उनकी 18% एसएलआर है उसको 16% करके, यानी 2% का डिप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एसएलआर में अलाउड है अगर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू बैंक से लोन ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है, देखो मान लो अगर 18% है एसएलआर, एसएलआर का मतलब क्या है, इतने रुपए उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड या कैश की फॉर्म में रखने होंगे। अब अगर 18% से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स के पास है तो वो उनको डायरेक्टली रेपो रेट के थ्रू आरबीआई से लोन ले सकता है। पर इन केस अब ये हो जाता है कि उसके पास 18% से ऊपर कोई सिक्योरिटी बची नहीं और बैंक को पैसे की जरूरत है, तो उस केस में वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज कर सकती है, जिसमें अपनी एसएलआर रेट को 16% करके 2% तक बैंक से लोन, आरबीआई से लोन ले सकता है। पर एमएसएफ जो होता है वो होता है पीनल रेट। वो क्या होता है, पीनल रेट। तो ये जो रेपो रेट है उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है, यानी अभी हमारा रेपो रेट चल रहा है 6.5%, तो एमएसएफ रेट सीधा हो जाएगा आपका 6.75%। तो ये हो जाता है एमएसएफ। एमएसएफ किसके अंदर आएगा, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद आपका आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये भी एमएसएफ की तरह पर इसका उल्टा है। अगर बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई के पास वो पैसे रख सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी आरबीआई के पास अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो आरबीआई बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के उनके कैश को एक्सेप्ट कर लेगा, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेगा और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर देगा। तो अभी फिलहाल में जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.25%। तो हमने 4 चीजें यहां पे की हैं। ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर जो पहली चीज आपकी आती है वो आती है रेपो रेट, जो सेकंड चीज आती है वो आती है रिवर्स रेपो रेट, जो थर्ड चीज जो आती है आपकी वो आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लास्ट आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन नाम्स में कंफ्यूज मत करना, अगर नाम में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार आराम से लिख लो इनको, क्योंकि लिखने के बाद ये क्लियर हो जाएंगे। रेपो रेट के अंदर क्या है, बैंक्स आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, बैंक्स आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेगा और एक इंटरेस्ट रेट उसको मिल जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या है, बैंक्स के पास अब एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गई हैं तो क्या करेगा, वो आरबीआई से डायरेक्टली जाके लोन ले लेगा और अपने एसएलआर के 2% एक्स्ट्रा तक वो लोन ले सकता है। यानी उसको 18% मेंटेन करना है तो 2% जो उसका एसएलआर का वैल्यू बनता है उतना लोन वो आरबीआई से ले सकता है। तो एमएसएफ के अंदर क्या है, विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। थर्ड लास्ट वन इज एसडीएफ। एसडीएफ इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आरबीआई के पास बैंक्स बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अपने पैसे रखवा सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लास्ट ईयर 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए पेपर के हिसाब से। कई बार क्वेश्चन में, कई बार पेपर्स में ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा रख रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिए बिना।
ठीक है। सो ये हो गए 4 एलिमेंट्स आपके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, हमने कर लिया है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स हमारे हो गए हैं। इसको एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है आपका रिजर्व रेशियोज। रिजर्व रेशियो के अंदर 2 चीजें आती हैं। वन इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सेकेंड वन इज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड जो आपका आएगा दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें RBI डायरेक्टली जाके मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करेगा, जिससे कि उसमें पैसा कम या ज्यादा किया जा सके। थर्ड वन आएगा आपका बैंक रेट, जिसमें जो बैंक्स हैं वो RBI से पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। और लास्ट वन आएगा आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लास्ट वन आएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या है, अगर बैंक्स को इमरजेंसी में लोन चाहिए, ओवरनाइट बेसिस पे लोन चाहिए, रातों रात लोन चाहिए, तो क्या करेगा वो इसका यूज करेगा। और इसके अंदर क्या कर सकता है, पहला है रेपो रेट, सेकंड वन इज रिवर्स रेपो रेट, थर्ड वन इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लास्ट वन इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये तो हो गए आपके क्वांटिटेटिव टूल्स। क्यों? क्योंकि ये मनी सप्लाई की क्वांटिटी को मैनेज करते हैं। किसको मैनेज करते हैं? मनी सप्लाई की क्वांटिटी को। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या होगा, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आप उसकी क्वालिटी को मैनेज करोगे, यानी पैसा जो है वो कहाँ आपको लगवाना है और कहाँ नहीं लगवाना है, तो आप उसकी क्वालिटी को मैनेज करोगे। तो पहला जो इसके अंदर तरीका है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे आप लोन लेने के लिए जाते हो बैंक के पास, तो आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देते हो। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो है 25 लैक्स, तो आपने अपनी 25 लैक्स का लैंड जो है वो बैंक के पास गिरवी रखवा दिया। तो बैंक आपको पूरे 25 लाख रुपए नहीं देता, बैंक उसका कुछ परसेंटेज आपको देता है कि 70% या 80% देगा जो प्रॉपर्टी आपने वहां पे रखवाई है। तो बैंक क्या करेगा, इस 20 लाख का जो आपने जो प्रॉपर्टी रखवाई है उसको मान लो आपको 70% अमाउंट लोन की फॉर्म में दे देगा। तो ये जो 30% है जो बैंक ने आपको नहीं दिया, इसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इसको 30% से 40% कर दोगे तो यानी क्या हुआ, आपको 25 लाख पे अब 60% ही लोन मिल पाएगा। तो अगर आप ऐसा कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर मार्जिन को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे कि हम लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप ये देख लेते हो कि किसी सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है, उसकी एक लिमिट लगा दो। जैसे मान लो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो लोन ले रहे हैं बैंक से और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो RBI ये कह सकता है कि जितना भी पैसा आपका रियल एस्टेट के अंदर जा रहा है वो सिर्फ 10% जाना चाहिए बाकी लोन्स के हिसाब से। यानी अगर मान लो एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज़ है जो वो लोन में देना चाह रहा है, तो वो RBI बोलेगा कि आप 10 करोड़ से ऊपर लोन रियल एस्टेट को नहीं दोगे। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग ए क्रेडिट सीलिंग, आप एक क्रेडिट सीलिंग लगा देते हो ऑन द लोन अमाउंट्स ग्रांटेड बाय द बैंक्स। तो जो लोन अमाउंट आपने दी, जो बैंक्स लोन अमाउंट दे रहे हैं उसके ऊपर आप एक क्रेडिट सीलिंग लगा दोगे। थर्ड वन इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन कुछ नहीं है, मॉरल सुएशन का मतलब ये है कि RBI कुछ गाइडलाइंस इशू करेगा बैंक्स को कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा अननेसेसरली जा रहा है। जैसे मान लो 2008 के अंदर जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे US के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ये हो रहा था कि प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लोन लिया कि पहले वाले बंदे ने, अब वो दूसरे वाले बंदे को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो दूसरे वाले बंदे ने भी लोन ले लिया। अब वो क्या है, हाई रेट पे सेल हो रही है प्रॉपर्टी। अगर मान लो इसने 10 लाख रुपीस की वो प्रॉपर्टी खरीदी तो इसको 15 लाख में खरीद रहा है और फिर से बैंक से लोन ले रहा है। तीसरे वाला बंदे के पास ये प्रॉपर्टी जा रही है तो उसको भी लग रहा है यार पैसे बढ़ रहे हैं इसमें, तो वो 20 लाख पे इसको खरीद लेता है, फिर से लोन ले लेता है बैंक से।
तो हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी सेम है पर उसकी वैल्यू ऐसे ही फालतू में बढ़े जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो एक बबल क्रिएट हो जाता है। बबल क्रिएट होने का मतलब ये है कि गुब्बारा सा बन जाएगा, वो जैसे ही फूटेगा उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे होगा क्या कि बैंक्स के जो पैसे हैं वो मर जाएंगे, जिन्होंने भी उनसे लोन लिया था वो वापस देने से मना कर देंगे। वही चीज़ हुई थी 2008 के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो उस टाइम पे बैंक्स फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उनसे लोन लिया था उन्होंने पैसे वापस देने से मना कर दिया, और जब बैंक्स ने उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की तो प्रॉपर्टी भी उतने में नहीं बिकी जितना उन्होंने लोन लिया हुआ था, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों में आरबीआई पहले से ही बैंक्स को बता देगा कि आप एक काम करो, आप इस वाले एरिया में उतने लोन्स मत दो। तो उसे हम बोलते हैं मॉरल सुएशन। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपके फादर आपको पैसे देते हैं और मदर आके बोलती है कि देखो इसको जो तुम पैसे दे रहे हो ये फालतू में दे रहे हो और ये इसको उड़ाएगा, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि इसको और पैसे एक्स्ट्रा मत दो, जो भी ये खर्चा करता है इससे इसका हिसाब लो। दूसरा काम वो उनसे लड़ भी सकती है, उनसे लड़ाई करते हैं कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। तो वही आ जाता है मॉरल सुएशन के अंदर। मॉरल सुएशन में क्या है कि वो उसको सिर्फ समझाता है आरबीआई, प्रेशर से भी और परसुएशन से भी। तो इट इज थ्रू परसुएशन और प्रेशर यू कैन से आरबीआई ट्राइज टू मेक बैंक अडेयर टू द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है? और लास्ट इसमें आएगा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन को आप इस तरह से समझो कि आपको मान लो कोई नया फोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सैमसंग या एप्पल जो हाई एंड फोन्स है वो आपको लेने हैं, एंड वो फोन आपका लगभग 1 लाख रुपए का आता है। अब 1 लाख रुपए आप एक टाइम में खर्चते वक्त तो सोचते हो यार इतने पैसे क्यों लगाने हैं, तो आप क्या करते हो उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करवा लेते हो, और बैंक आपको ऑलरेडी 0 डाउन पेमेंट पे और 0% इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई दे रहा है, ठीक है? अब वो क्या है कि आपने इस तरह से फ़ोन ले लिया, उसके बाद आपने लैपटॉप भी ले लिया, फिर आपने एसी खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, तो पैसे इस तरह से खर्चा किए जा रहे हो। अब अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग अपने इनकम से ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेट करना शुरू कर देते हो। उसमें क्या करोगे, उसमें बैंक्स बोल देगा कि अगर किसी को फ़ोन लेना है तो उसको एटलीस्ट 50% डाउन पेमेंट करनी होगी। यानी जो एप्पल आईफोन या जो आपने सैमसंग का फ़ोन 1 लाख की कॉस्ट वाला लिया था पहले 0% डाउन पेमेंट पे, अब उसके ऊपर आपको पहले 50,000 भरने होंगे, उसके बाद आपको वो ईएमआई में जो नेक्स्ट 50,000 है वो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा पाओगे, ठीक है? तो उसमें हमने क्या किया, उसमें आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर देता है विद रिस्पेक्ट टू डाउन पेमेंट एंड योर मैक्सिमम मैच्योरिटीज, कि आपको कितने महीने में या कितने इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा पूरा कर लेना है। जैसे भी नॉर्मली क्या होता है 9 से 12 3 से लेके 12 महीने तक का आपको टाइम मिलता है उस पैसे को फिलअप करने के लिए। तो आरबीआई ये कह सकता है कि आपको वो अमाउंट 3 से 6 इंस्टॉलमेंट में यानी 3 से 6 महीने में वो अमाउंट पूरा रीपे करना है। तो कोई भी बैंक, अगर मान लो फ़ोन का ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर कोई भी बैंक फ़ोन के ऊपर ईएमआई दे रहा है तो उस केस में सबसे पहली बात तो ये है कि 50% डाउन पेमेंट उस कस्टमर को करनी होगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैक्सिमम 6 ईएमआईज के अंदर उसको वापस पे करना होगा। अब उससे क्या हुआ, उससे कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर आ गया। पहले उसे कुछ भी नहीं देना था, आईफोन लेके आ सकता था और ईएमआई में पे करता रहता, अब उसे पहले 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो 10 बार वो सोचेगा। उससे क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसकी डिमांड को हमने इससे चेक कर दिया। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। आप एक एक सेक्टर को उठा के जहां पे प्रॉब्लम है उस सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हो क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या करते हैं, पूरी की पूरी ओवरऑल मनी सप्लाई को हम लोग चेक करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में हम लोग एक सेक्टर के अंदर देखते हैं कि सेक्टर के अंदर पैसा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। आई होप अब ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी स्टांस ऑफ आरबीआई। तो हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज क्वालिटेटिव टूल, व्हाट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। तो अब हमें ये देखना कि आरबीआई सोच क्या रहा है, कि आरबीआई आगे लिक्विडिटी को बढ़ाना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है या सेम रखना चाह रहा है। तो अगर वो लिक्विडिटी को आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या होगा, अकोमोडेटिव स्टेंस,
यानी आरबीआई का ये मानना है कि अभी इकोनॉमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर हम इसके अंदर और पैसा पंप करवाएंगे तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, यानी इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। तो उसे बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टैंस। अकोमोडेटिव स्टैंस के अंदर क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, तो इंटरेस्ट रेट को हम कम कर देंगे, यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट, जो आपकी रेपो रेट थी आप उसके साथ लिख सकते हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिसी रेट भी। उसे क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। तो पॉलिसी रेट को कम कर देंगे किसके अंदर, अकोमोडेटिव स्टैंस के अंदर। टाइट स्टैंस का मतलब यह है कि अब आरबीआई सोच रहा है कि और पैसा मनी मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहिए, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत है। तो उस केस में वो क्या लगाएगा, टाइट स्टांस। टाइट स्टांस में क्या करेगा, पॉलिसी रेट को बढ़ा देगा, यानी लोन अमाउंट, लोन जो है इसमें महंगे हो गए। अगर आपको कोई लोन लेना है, उधार लेना, तो उधार महंगा पड़ेगा आपको, तो वो जाता है आपका टाइट स्टांस। थर्ड वन आता है आपका न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल स्टांस के अंदर क्या होता है कि आरबीआई बिल्कुल शांत बैठा है कि यार बढ़ा भी सकता है, नहीं भी बढ़ाए, वो आरबीआई इज नॉट डिसाइडेड अबाउट इट। ये आरबीआई को जो लग रहा है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, वो ठीक चल रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका न्यूट्रल स्टांस के अंदर। तो तीन स्टांस हो गए, तीन एक तरह से स्टैंड्स हो गए जो आरबीआई लेता है। पहले लेता है अकोमोडेटिव स्टैंड। अकोमोडेटिव स्टैंड के अंदर क्या है, आरबीआई की ये सोच है कि अभी मनी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। तो उस केस में रेपो रेट या पॉलिसी रेट को वो कम कर देगा, यानी लोन्स को सस्ता कर देगा। टाइट स्टांस के अंदर क्या करेगा, आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब अगर मनी सप्लाई बढ़ा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेगा, वो इसको इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को बढ़ा देगा, यानी रेपो रेट को बढ़ा देगा। थर्ड वन इज न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल स्टांस में क्या है कि आरबीआई कह रहा है कि एवरीथिंग इज स्टेबल, मनी सप्लाई भी इनफ है, इन्फ्लेशन भी ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। या आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, तो इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स द इकोनॉमी, कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं कुछ टाइम के लिए। सो दीज आर द वेरियस पॉलिसी स्टांस ऑफ आरबीआई। उसके बाद एक और चीज आती है आपकी, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का कुछ मतलब नहीं है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी, ईजिंग का मतलब क्या है, ईज करना, यानी हल्का, मतलब कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना। तो इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो क्वांटिटी मनी की इकोनॉमी के अंदर है उसको थोड़ा, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस उनको हटा दो। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होगा, आप एक तरह से अकोमोडेटिव स्टैंस ही ले रहे हो, यानी जो पैसा मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर है, आरबीआई उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्टांस। तो क्वांटिटेटिव स्टांस में क्या करेगा आरबीआई ये करेगा कि मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करेगा, जो हमने क्वांटिटेटिव टूल्स में पढ़ा था, उसमें आरबीआई जाएगा मार्केट के अंदर, मार्केट में जाने के बाद वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा और कैश मार्केट के अंदर आ जाएगा, जिससे क्या हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। ठीक है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव टूल्स। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग। सो दिस कंप्लीट्स योर मॉनेटरी पॉलिसी। हम नेक्स्ट चीज में मूव करेंगे, दैट इज नोन एज बैंकिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बैंकिंग। बैंकिंग इज द इकोनॉमिक, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है हमारा, हम इसमें वो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे किस किस टाइप के बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। सो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या बोलता है, इंडिया में 4 तरह के बैंक्स हैं। पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा डेवलपमेंट बैंक, फिर डिफरेंशिएटेड बैंक्स और चौथा है कोऑपरेटिव बैंक्स। पहला क्या है, कमर्शियल, दूसरा आपका कैसे होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, तीसरे होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स और चौथा कौन सा बैंक है आपका, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अगर आप कमर्शियल बैंक्स में देखोगे तो 2 तरह के बैंक्स हैं, एक आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरा क्या है, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। वहीं अगर आप डेवलपमेंट बैंक्स की बात करोगे तो उसमें जैसे नबार्ड आ गया, सिडबी आ गया, देन यू हैव आईएफसीआई आ गया, देन एक्सिम बैंक आ गया, उसके बाद आ गया नेशनल हाउसिंग बैंक और मुद्रा बैंक। तो ये किस में आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट बैंक्स में। क्यों, क्योंकि इनका रोल क्या है, डेवलपमेंट के अंदर है। जैसे नबार्ड का रोल क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का है। सिडबी का क्या रोल है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप, इसका पूरा फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाने के लिए है। फिर आ गया आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन आ गया एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के लिए है। देन नेशनल हाउसिंग बैंक है, अगर जो हाउसिंग लोन्स वगैरह है, रियल एस्टेट को डेवलप करवाना, वो किस में आएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आएगा।
लास्ट वन इज मुद्रा बैंक, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। मुद्रा बैंक किसके लिए है? रीफाइनेंस करने के लिए उन बैंक्स को जो कि स्मॉल एंटरप्राइजेस को पैसा देते हैं। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको जो पैसा मिलता है उसको रीफाइनेंस करने के लिए क्या है? मुद्रा बैंक है। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटी एंटरप्राइजेस है उनको प्रमोट करने के लिए कौन सा बैंक है? मुद्रा बैंक। अब देख लेते हैं हम लोग जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसके अंदर पहला आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा आपका आ जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा आ जाता है रीजनल बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर कौन से आएंगे? एक तो आगे पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे आपका हो गया पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब किस में आ जाते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। इंडिया बैंक हो गया, देन आपका पहले शायद देना बैंक भी इसी के अंदर आता था, बैंक ऑफ बड़ौदा जो हो गया वो भी आ गया पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे आईसीआईसीआई या आपका एचडीएफसी, वो किस में आ गए? आपके प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में दो तरह के बैंक है, डोमेस्टिक और फॉरेन। तो डोमेस्टिक तो मैंने बता दिया, जैसे मान लो आईसीआईसीआई से आ गया। फॉरेन बैंक्स में आ जाएगा आपका सिटी बैंक ग्रुप आ गया, वो आपका आ जाएगा फॉरेन बैंक्स में, कि जो फॉरेन बैंक्स ने हमारे देश में ब्रांचेस खोली हुई हैं वो किस में आ जाएंगे? फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर। देन आता है आपका आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, जिनका क्या काम है? जिनका काम है जो रूरल एरियाज हैं उनके ग्रोथ को आगे बढ़ाना, यानी उन एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आना, वो किसका काम है? वो काम है रीजनल रूरल बैंक्स का। ठीक है। देन एक चीज ये है, एक होता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कुछ नहीं होते, दे आर सिंपली कि मतलब कुछ नहीं होने का मतलब ये कि जो एक डिफरेंस हमें समझ नहीं आता, मैं उस एंगल से उसको कह रहा हूँ कुछ नहीं होते। तो दे आर बेसिकली दोज बैंक्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन द शेड्यूल्ड लिस्ट ऑफ आरबीआई एक्ट। जो आरबीआई एक्ट की शेड्यूल्ड लिस्ट में मेंशन्ड है वो किस में आते हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर। और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है या जो बाकी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं आरबीआई से पैसे लेने के लिए। तो यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अगर कोई मनी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आरबीआई से जाके हेल्प ले सकते हैं, उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल में अभी मेंशन नहीं हुए हैं। तो वो बैंक्स क्या है? आरबीआई से इन फैसिलिटीज़ को नहीं ले सकते और बाकी बेनिफिट जो मिलते हैं उनको वो नहीं ले पाते। और दूसरा, इनके ऊपर जो कंट्रोल्स है वो भी ज़्यादा रहता है आरबीआई का, उनको रिजर्व रेशो वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ये और ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करनी होती हैं। देन एक आता है डिफरेंशिएटेड बैंक्स, उसमें आ जाते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, इनको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो आगे मूव करते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं। पहले ये बैंक स्टेट्स गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, पर अब क्या है? देयर इज अ बैंकिंग रेगुलेशन, अमेंडमेंट एक्ट 2020। और इस एक्ट के बाद क्या है? जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कौन करेगा उनको कंट्रोल? उनको आरबीआई ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि कुछ कोऑपरेटिव बैंक जैसे पंजाब कोऑपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स ये डूब गए। तो उसके बाद क्या हुआ? आरबीआई ने इनका कंट्रोल ले लिया। तो पहले इनको स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती थी, अब इनको कौन मैनेज करेगा? अब इनको मैनेज करेगा आरबीआई। और ये पावर किसने दी है आरबीआई को? स्टेट बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 ने ये पावर्स आरबीआई को अब दे दी हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक बैंकिंग स्ट्रक्चर। इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्लाइड तो स्लाइड मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक आपकी है रीफाइनेंसिंग एजेंसी, जो कि रीफाइनेंस करती है अगर कोई माइक्रो यूनिट्स को पैसे दे रहा है। यानी मान लो किसी बैंक ने अगर माइक्रो यूनिट्स को पैसे दिए हैं और उसको पैसे की जरूरत हो तो मुद्रा बैंक उसको आके हेल्प आउट कर देगा। तो मुद्रा बैंक में 3 तरह के लोन्स होते हैं। पहला लोन होता है आपका शिशु लोन। शिशु लोन क्या है? जब जो छोटी है, बिल्कुल छोटी इंटरप्राइजेस हैं जिनको लगभग 50,000 तक का लोन चाहिए तो वो किस में आ जाती है? शिशु लोन बैंक स्कीम के अंदर, तो उनको मिल जाएंगे शिशु लोन। शिशु क्या होता है? बच्चा। दूसरा आता है किशोर, जो थोड़ा बड़ा हो गया,
तो किशोर के अंदर क्या है, उन एंटरप्राइजेस को पैसा मिलता है जो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो उसका जो लोन अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 50,000 से 5 लाख तक के बीच का। और तीसरा आता तरुण, तरुण मतलब कि युवा बन चुका है, यानी थोड़ी और बड़ी हो गई है, सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है वो यूनिट, माइक्रो यूनिट। तो उसमें कितना लोन मिलता है, 5 लाख से 10 लाख तक का अगर लोन चाहिए तो वो मिल जाता है आपको तरुण लोन स्कीम के अंडर। तो ये तीन तरह के लोन हैं जो आपको मुद्रा बैंक के थ्रू मिलते हैं। और मुद्रा क्या है, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। रीफाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब ये है कि मान लो आपके एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बोलते हो जाके कि मुझे मुद्रा बैंक के थ्रू लोन चाहिए, तो उसमें क्या है, स्टेट बैंक आपको लोन देगा और उस लोन को रीफाइनेंस कौन कर देगा, मुद्रा बैंक कर देगा, यानी उसको गारंटी कर देगा मुद्रा बैंक कि अगर वो बंदा लोन नहीं चुका पाता तो हम आपको ये लोन पे कर देंगे, ठीक है। तो ये किस लिए है, जो नई एंटरप्राइज, जो छोटी एंटरप्राइज, उनको पैसा आराम से मिल जाए। क्योंकि होता है क्या, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे नए नए लघु उद्योग बन रहे हैं, उनको पैसा इजीली मिलता नहीं है, तो उनको पैसा इजीली मिल जाए उसके लिए ये स्कीम लेके आए हम लोग, मुद्रा बैंक स्कीम, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, आगे आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आता है नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन। नचिकेत मोर कमेटी 2013 में बोला था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए और इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम नए टाइप के बैंक लेके आएँ। तो उन्होंने 2 तरह के बैंक्स रिकमेंड किए, जिनको उन्होंने बोला डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में 2 तरह के बैंक आते हैं, एक आता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा आता है आपका पेमेंट बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपने देखा हो तो आपको दिख जाते हैं कि एयू बैंक है, ठीक है, देन यू हैव उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, देन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो 3-4 एग्जांपल्स हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये है कि ये बैंक पूरे कमर्शियल बैंक नहीं जैसे एसबीआई वगैरह है, तो इनकी जो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, पर ये काम बैंक वाला ही करते हैं, ये काम बैंक वाला करेंगे, पर कमर्शियल बैंक की तरह ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। इनका जो एरिया वो लिमिटेड है, यानी इनका एरिया क्या है, वो उस एरिया के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या क्या डिफरेंस है। देन दूसरे जो आते हैं आपके, जैसे पेमेंट बैंक, जैसे हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब क्या है, जो पेमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप जाते हो यूपीआई को स्कैन आपने किया तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो उस तरह से कुछ पेमेंट बैंक्स भी बना दिए गए जो सिर्फ पेमेंट्स को हैंडल करने के लिए हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, देन यू हैव पेटीएम पेमेंट बैंक है आपके पास, देन फिनो पेमेंट बैंक है, उसके बाद इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक्स है। तो ये हो गए आपके पेमेंट बैंक्स। तो ये एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि कमर्शियल बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में और पेमेंट बैंक में डिफरेंस क्या है। तो इनमें पहला डिफरेंस हम देखते हैं डिपॉजिट्स का। तो तीनों के तीनों डिपॉजिट्स ले सकते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स बनवा सकते हैं। तीनों के तीनों में क्या है, डिपॉजिट अकाउंट्स बन सकते हैं। तो तीनों डिपॉजिट ले सकते हैं, तीनों में के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है डिपॉजिट लेने के अंदर। देन सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो तीनों को अलाउड है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट लेना। तो तीनों के तीनों पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस और कमर्शियल बैंक सेविंग डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं और करंट डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं। तीसरा जो आता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स तो ऑब्वियसली ले ही सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ले सकते हैं, बट जो पेमेंट बैंक्स हैं वो ये चीज़ नहीं ले सकते। पेमेंट बैंक के अंदर आप एफडी नहीं बनवा सकते और रिकरिंग डिपॉजिट्स भी नहीं बनवा सकते। तो यानी जो टाइम लाइबिलिटीज़ हैं वो फिक्स पेमेंट बैंक के अंदर अलाउड नहीं होती। तो ये आप मार्क कर लेना कि पेमेंट बैंक्स के अंदर टाइम लाइबिलिटीज़ अलाउड नहीं है। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स पेमेंट बैंक के अंदर नहीं होते, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर होते हैं। तो पहला डिफरेंस है। उसके बाद आता लोन्स। कमर्शियल बैंक से तो आप लोन लेते ही हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको लोन दे सकता है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। ये दूसरा डिफरेंस है, पेमेंट बैंक आपको कोई लोन नहीं दे सकता।
और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही लोन दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि कुछ एरियाज को हमने प्रायोरिटी दी है कि हर एक बैंक को इन एरियाज को लोन देना होगा, और एक लिमिट भी डिफाइन की होगी कि 40% जो लोन आपका जाएगा वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले एरियाज की तरफ ही जाना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर तो ये 40% है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो 75% लोन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरियाज को ही देना है। 75% जो लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देंगे वो किसको देंगे? पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ही देंगे। और पेमेंट बैंक्स के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोन तो दे ही नहीं सकते। तो ना तो पेमेंट बैंक फिक्स डिपॉजिट ले सकता है, ना पेमेंट बैंक लोन दे सकता है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देन उसके बाद आता है सीआरआर। सीआरआर इज योर कैश रिजर्व रेशियो। क्यों? ताकि बैंक की वायबिलिटी बनी रहे। तो तीनों को ही मेंटेन करना है सीआरआर, और 4.5% पे ही मेंटेन करना होता है सीआरआर को। फिर आता है एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वो पैसा जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कैश में या गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो। तो जो एसएलआर है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए तो आपका 18% है, वहीं सेम जो 18% है वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी हो जाता है। पर पेमेंट बैंक्स के लिए कितना है? 75%। यानी जो भी पैसा पेमेंट बैंक्स के पास है उनके सेविंग और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के अंदर उसका 75% जो अमाउंट है वो उन्हें एसएलआर की फॉर्म में ही रखना होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम बैलेंस, कि क्या कोई मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है? तो आप एसबीआई में जाते हो तो कोई मैक्सिमम बैलेंस नहीं होता, तो देयर इज नो अपर लिमिट। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी कोई अपर लिमिट नहीं है। सो देयर इज नो अपर लिमिट इन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। आप जितना पैसा चाहो उतना वहां पे डिपॉजिट करवा सकते हो। पेमेंट बैंक्स के अंदर क्या है कि यू कैन ओनली हैव 2 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पेमेंट को फैसिलिटेट करना। जो पेमेंट्स हो रही हैं, जो हम लोग यूपीआई वगैरह के थ्रू करते हैं, उसको फैसिलिटेट करने का काम किसका है? पेमेंट बैंक्स का है। तो इसमें आप सिर्फ 2 लाख रुपीज तक ही रख सकते हो पेमेंट बैंक के अंदर। स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? देयर इज डेबिट कार्ड। कमर्शियल बैंक डेबिट कार्ड दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दे सकते हैं, पेमेंट बैंक्स भी डेबिट कार्ड दे सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड मिलता है, तो आप डेबिट कार्ड पेमेंट बैंक से भी ले सकते हो। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जो है कमर्शियल बैंक पे दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकते हैं, पेमेंट बैंक दे पाएंगे क्या? बताओ यस या नो। क्या पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, हाँ या ना? पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं दे सकते, और क्रेडिट कार्ड क्या एक तरह का लोन ही है जो आपको मिलता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक इशू नहीं करते। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेमेंट बैंक्स के अंदर ना फिक्स डिपॉजिट होता है ना रिकरिंग डिपॉजिट होता है, यानी कोई टाइम लाइबिलिटी नहीं होती। दूसरी चीज, पेमेंट बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जो चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट्स हैं वो भी पेमेंट बैंक्स के थ्रू इशू नहीं हो सकते। तो पेमेंट बैंक के अंदर ना आपको चेक मिल सकता है, ना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो आप वहां से, और ना आप वहां से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो आप एक काम करो, ये जो डिफरेंस है आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक। हो गया? आगे मूव करते हैं। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। तो ये डिफरेंस आपको पता रहने चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब आगे आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक तरह की बॉडी बनाई है आरबीआई ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। तो किसने बनाई है ये बॉडी? आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलके एक एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया बनाई है। अब इसने क्या है, इसने फैसिलिटेट किया है पेमेंट्स को। और ये बॉडी किसके अंदर बनाई गई है, ये बॉडी बनाई गई है पेमेंट एंड सेटलमेंट। ये नाम आप नोट डाउन कर सकते हो, ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो उसके अंडर हमने एनपीसीआई को बनाया हुआ है। अब एनपीसीआई ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो एनपीसीआई ने ये किया है, सबसे पहले तो यूपीआई कौन लेके आया, एनपीसीआई। यूपीआई क्या है, आप अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू। पेमेंट बैंक में क्या होता है कि आप अपने पहले पेमेंट वॉलेट में पैसे डालते हो बैंक से, फिर उसको आप दूसरे के पेमेंट वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते हो, और फिर वो चाहे तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो जो आपका पेमेंट्स बैंक है उसके अंदर क्या होता है, आपका एक बैंक अकाउंट है, उससे आप किस में ट्रांसफर करते हो पैसे, पेमेंट, उससे आप पेमेंट वॉलेट के अंदर डालते हो पैसे, फिर दूसरे के वॉलेट में आप ट्रांसफर करते हो, और फिर वो चाहे तो अपने अकाउंट में डाल सकता है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप दूसरे के अकाउंट में डाल सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर को फैसिलिटेट कर रहा है कौन, यूपीआई सिस्टम। ठीक है, और ये राउंड द क्लॉक चलता है, आप रात को 2 बजे चला लो, 5 बजे चला लो, किसी भी टाइम चला लो। तो दिस इज योर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्या है, जैसे आपने अगर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देखा हो, जो आपको बैंक से एटीएम कार्ड वगैरह मिलता है, अगर आपने उसको देखा हो तो उसके ऊपर 2 नाम लिखे होते थे पहले, एक लिखा होता था वीजा, दूसरा लिखा होता था मास्टर कार्ड। ये दोनों क्या है, ये दोनों बाहर की कंपनियां हैं। तो ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। क्या प्रोवाइड करती है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो नेटवर्क प्रोवाइड करते तो पैसे भी लेंगी। तो उससे हो क्या रहा था, जितने भी हमारे बैंक से जो भी हमारे एटीएम कार्ड वगैरह बन रहे हैं वो वीजा या मास्टर कार्ड के बनते थे। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर एक छोटा सा चार्ज लगता है, जो चार्ज किसको जाता था, बाहर की कंपनीज को। और जितना ज़्यादा हम अपने कार्ड्स को यूज़ करते हैं उतना ही पैसा हमारा बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनपीसीआई को बोला कि कुछ ऐसा आप बनाओ। तो उन्होंने बनाया रुपे कार्ड सिस्टम। तो ये क्या है, रुपे, ये एक पेमेंट नेटवर्क बना दिया है किसने, एनपीसीआई ने, जिसमें आपके एटीएम और डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों इश्यू होते हैं, और आप अगर उस कार्ड को यूज करते हो तो वो नेटवर्क उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा *99# सर्विसेज और यूएसएसडी सर्विसेज। यूएसएसडी का मतलब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब देखो, अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, आप कोई पेटीएम ऐप लोगे या आप किसी बैंक की ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें अपना एक यूपीआई आईडी बनाओगे, और उस यूपीआई आईडी को बनाने के बाद अपनी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर अगर किसी के पास स्मार्टफोन ना हो, आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन हो, तो उसमें बंदा कैसे करेगा। तो उसको यूज़ करवाने के लिए कि वो भी अपने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कर पाए, उसके लिए क्या किया गया है, *99# सर्विसेज दी गई हैं। तो आप इस सर्विस को आप करो। अगर आपके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं, आपके पास अगर इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, तो आप इस सर्विस के थ्रू अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो क्या है, ये एक तरह का यूपीआई सिस्टम ही है। किनके लिए, उनके लिए जिनके यहाँ पे इंटरनेट आता नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है अवेलेबल हैं। ठीक है, जो पुराने फ़ोन हैं उनके लिए है, या अगर आप बिना इंटरनेट को यूज़ किए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये यूएसएसडी सर्विस है। नेक्स्ट है आपका भीम ऐप। तो भीम ऐप क्या है, एक तरह की एप्लीकेशन बना दी गई है जिससे आप यूपीआई सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। तो चाहो तो आप प्राइवेट सिस्टम जो अवेलेबल है, एयरटेल वाला सिस्टम अवेलेबल है, पेटीएम वाला अवेलेबल है, या आपका फ़ोन पे सिस्टम अवेलेबल है, उसके थ्रू यूपीआई इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो भीम ऐप को यूज़ करके अपना अलग से यूपीआई बना सकते हो। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऐप है भीम ऐप। लास्ट इसमें आता है बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या है कि जो बिल्स हम पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, या वाटर बिल पे करना है, तो उन सबको इंटरनेट से जोड़ने के लिए, उन सबको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फैसिलिटेट करवाने के लिए ये नया सिस्टम बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं भारत बिल पे सिस्टम। तो ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स किसके हैं, ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स बनाए हैं एनपीसीआई ने। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि यूपीआई किसने डेवलप किया, तो इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे है आपका और कौन सी टर्म्स आप रिलेट कर सकते हो बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो पहली जो टर्म है वो है डेबिट कार्ड।
डेबिट कार्ड क्या है, अकाउंट में आपके पहले से पैसे हैं और उस पैसे को आप उस कार्ड के थ्रू निकाल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या करता है, जो पैसे ऑलरेडी आपके पास आपके अकाउंट में हैं उनको अगर आपको निकालना हो तो उसे हम बोलते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। तो जो आपका एटीएम कार्ड है वो क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। एक बार आप चेक करना अपने पास जाके, आपको दिखेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड लिखा हो, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास डेबिट कार्ड रहेगा। सेकंड वन इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके पास वो पैसे नहीं है, पर बैंक आपको बोलता है कि आप इतना अमाउंट अगर खर्च करना चाहो तो आप खर्च कर लो, पर उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो वो किसके थ्रू होता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है। तीसरा है एटीएम। एटीएम किसके काम आता है, एटीएम काम आता है कैश विड्रॉल के। क्या अपना डेबिट कार्ड लेके जाओ एटीएम के अंदर, या एटीएम कार्ड लेके जाओ और एटीएम कार्ड को लेके जाने के बाद आप वहां से पैसे निकलवा लो। वो क्या होता है एटीएम। एटीएम का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एटीएम एक तो नॉर्मल आपने देखा होगा, एसबीआई का एटीएम है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, आईसीआईसीआई का एटीएम है, एचडीएफसी का एटीएम है, तो सबके एटीएम होते ही हैं। पर दो तरह के स्पेक्युलर एटीएम होते हैं जहां पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है आपका व्हाइट लेवल एटीएम। वो व्हाइट लेवल एटीएम के अंदर क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम के अंदर ये होता है कि वो एटीएम कोई और ही बंदा चला रहा है, वो उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता, कोई भी जाके पैसे उससे निकलवा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सेटअप है, जिसको बनाया है जिसने, और जिसका ओनर है, और जो ऑपरेशन है, वो नॉन बैंक एंटिटीज करते हैं। कौन करते हैं, नॉन बैंक एंटिटीज। मान लो मैं अपना व्हाइट बैंक एटीएम खोल लेता हूँ, तो उसको पूरा मैनेज करने का भार मेरे ऊपर होगा। जो जो वहाँ पे बैंक्स मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे उनसे मैं कुछ कुछ पैसा, उसका रेंटल फी एक तरह से ले लूंगा। तो उसको ऑपरेट करना, सारे काम करना किसका काम है, मेरा काम है। आप इस तरह से, एक तरह से ये लगा लो, जो आप पेइंग गेस्ट वाला रूम लेते हो, जो पीजी रूम लेते हो, उसमें अगर खाना पीना सब कुछ अगर आपका ओनर ही दे रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह का व्हाइट लेवल एटीएम हो गया कि आपको सिर्फ उसको पैसे देने हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स वो अपने आप सॉर्ट आउट करेगा। तो वो क्या हो जाता है आपका व्हाइट लेवल एटीएम। तो व्हाइट लेवल एटीएम के अंदर क्या है, जो उसकी ओनरशिप है, जो एटीएम का मालिक है, एटीएम को जो मैनेज कर रहा है, और जो एटीएम को बनाया है, जिसने सेटअप किया है, वो कोई नॉन बैंक एंटिटी है। उसके साथ एसबीआई आके कोलैबोरेट कर लेगा, उसके साथ पीएनबी आके कोलैबोरेट कर लेगा। वो बोल देगा कि आप हमारे एटीएम्स को भी अपने यहाँ पे अलाउ कर दो, हमारे लोग भी यहाँ पे आके पैसे निकलवा पाए। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि बैंक्स को अपने नए एटीएम नहीं खोलने पड़ते, तो उनका सस्ते में काम चल जाता है। दूसरा होता है ब्राउन लेबल एटीएम्स। तो ब्राउन लेबल एटीएम्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेटअप और जो ओनरशिप है वो तो मेरे पास है, पर जो उसका नेटवर्क और जो कैश है वो बैंक अपने आप ऑपरेट करता है। यानी इसमें क्या हुआ, बैंक सिर्फ मुझसे रेंटल पे मेरी मशीन और मेरा सेटअप ले लेता है। जो उसका नेटवर्क है, जो उसके अंदर कैश आना जाना है, वो अपने आप मैनेज करता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने रूम ले लिया है रेंट पे मुझसे, और अब आप अपना खाना पीना अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो, तो वो क्या जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। तो इसमें जो कैश मैनेजमेंट है और जो कनेक्टिविटी है वो बैंक मैनेज करता है, और जो उसका हार्डवेयर और जो लीज है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है। यानी सर्विस प्रोवाइडर, यानी मान लो मैंने अगर खोला है तो ब्राउन एटीएम की वो जो लीज वगैरह वो मेरे पास होगी। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म आती है आपके बच्चे, वो आती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या है, आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर रखी होती है एक मशीन, जिसमें आप अपना कार्ड डालते हो और अपना पिन कोड डाल के पेमेंट कर देते हो, तो वो क्या होती है पीओएस मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन। उसके बाद आता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी मर्चेंट यानी कोई दुकानदार अगर डिजिटल पेमेंट के थ्रू पैसे ले रहा है तो उसको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है बैंक्स को। तो इसलिए यूजुअली क्या होता है, जो मर्चेंट वगैरह आपके होते हैं वो कोशिश करते हैं आपसे कैश में पैसे लेने की, या वो आपसे यूपीआई वगैरह में लेंगे। कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके ऊपर पैसे भरने पड़ते हैं बैंक्स को, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। वो क्या होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, वो चार्ज जो एक दुकानदार पे करता है किसको, बैंक्स को, उसे हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। किस लिए, डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई एसबीआई की कौन सी ब्रांच है। मान लो जयपुर के अंदर ही 4 ब्रांचेस हैं, जयपुर के अंदर जयपुर छोड़ो आप, मतलब कि गोपालपुरा एरिया के अंदर ही आप लगा लो कि 10 ब्रांचेस हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कौन सी ब्रांच कहाँ पर है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर एक ब्रांच को हमने दिया हुआ है आईएफएससी कोड, एक एक यूनिक नंबर हमने दिया हुआ हर एक ब्रांच को। ये 11 डिजिट का एक कोड होता है जो हर एक ब्रांच को और हर एक बैंक को मिला हुआ है, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं ये किस बैंक की कौन सी ब्रांच है।
ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक चीज है MICR कोड। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ये क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। ये 9 डिजिट का कोड है जो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड ओवर चलता है। तो आपका जो अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है, जब भी आप अपनी पासबुक देखोगे तो दोनों चीजें मेंशन होंगी आपकी। IFSC कोड भी मेंशन होगा और MICR कोड भी मेंशन वहां पर होता है। नेक्स्ट आता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है? ये दोनों देखो बैंक के लिए है, बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्विफ्ट कोड क्या होता है? बैंक और नॉन बैंक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, वो प्रॉपरली हो पाए, उसके लिए हमारे पास क्या है? स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड की जो पूरी डेफिनेशन, जो पूरी फुल फॉर्म वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी बैंक स्विफ्ट के थ्रू क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हो रही है, जहां से ट्रांजैक्शन निकली और जहां के लिए निकली है वो पूरी कंप्लीट हो पा रही है, बीच में कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा, यानी कोई बीच में पैसे नहीं चुरा पा रहा। तो स्विफ्ट वो चीज इंश्योर करता है। उसका जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है वो आती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को आप इस तरह से समझो कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, पहले क्या होता था, 10-15 साल पहले ये होता था कि आप अपनी कॉपी लेके जाते थे, जो पासबुक होती थी, और पैसे आपको जमा करवाने हैं। तो पैसे जमा करवाते वो क्या करता था? वो पैसे आपसे जमा करवाएगा, आपको एक पर्ची दे देगा। जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तब आपकी वो एंट्री हुआ करती थी, ठीक है। और आप पैसे जमा या निकलवा अपने ही बैंक ब्रांच से सकते थे, कहीं और से नहीं निकलवा सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा डेटा का जो ब्यौरा है वो सिर्फ उसी बैंक ब्रांच में होता था, कहीं और नहीं हुआ करता था, ठीक है। इसके लिए फिर लोग बैंक डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह यूज किया करते थे। तो ये आ गया फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बैंक्स वगैरह ने देखा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? जो सारे के सारे बैंक अकाउंट थे उनको डिजिटलाइज कर दिया और उनको एक इकट्ठा कर दिया एक जगह पे। यानी पहले मान लो ये ब्रांचेस हैं आपके अलग अलग, तो सबके अपना अपना डेटा यहाँ पे हुआ करता था, जो बैंक अकाउंट्स का डेटा है। अब उस सारे डेटा को हमने एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में वो कर दिया, जगह पे रख दिया, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी जाके पैसे जमा करवा सकते हो, कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। जो कोर की यहां पे डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे हो, कोर की डेफिनेशन है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। वो क्या हो जाती है? कोर की डेफिनेशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हमने सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसमें आप कहीं पे भी पैसे कभी भी निकलवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका KYC नॉर्म्स। KYC नॉर्म्स का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर नॉर्म्स। कि आपका जो कस्टमर है जिसने आपके यहाँ पे अकाउंट खुलवाया हुआ है वो है कौन। तो उसमें क्या आपकी उसकी जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आप उससे ले लेते हो। इन्फॉर्मेशन में उसका हो सकता है आधार कार्ड आपने ले, सभी आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपको लिंक करना है अपने किससे? बैंक अकाउंट से। तो वो किस में आ जाएगा? आपके KYC नॉर्म्स के अंदर। क्लियर? सो ये टर्मिनोलॉजीज के बाद हम लोग आगे आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग वो लोन अमाउंट्स हैं जो लोगों ने लिए और 90 दिन तक ना उस पर इंटरेस्ट पे किया है, ना उन्होंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। यानी जिसने बैंक से लोन लिया था उसने बैंक को 90 दिन तक कुछ भी नहीं पे किया, तो उस लोन को हम बोलना शुरू कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जो NPAs हैं ये भी 2-3 तरह के बनते हैं। पहला NPA तो क्या हो गया? 90 दिन तक ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिला, ना बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है, ना बैंक को कोई इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है। तो वो तो किस में आ गया? आपका नॉर्मली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर, उसे हम नॉन NPA बोल देते हैं। अब अगर कोई NPA 90 दिन से लेके 12 महीने तक का हो गया है, यानी अब 1 साल तक किसी ने कोई पैसा पे नहीं किया, तो उसे हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब अगर 12 महीने से भी ऊपर का हो गया है तो उसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। अगर वो 12 महीने से भी ऊपर का हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाउटफुल एसेट्स। और अगर उसकी कोई होप ही नहीं है रिकवरी की, ये तो भाई डूब गया पैसा, तो उसे हम बोलते हैं लॉस्ट एसेट्स। तो ये NPA की क्या हो गई? वेरियस टाइप्स हो गई।
आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हो। चलो अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैड बैंक्स। तो जो एनपीए बन गए हैं उनको अपने पास लेने के लिए, उनको दोबारा से एनपीए से दोबारा पैसे निकलवाने के लिए हमने एक बैड बैंक बनाया। बैड बैंक का मतलब क्या है कि जितने भी ये बैड लोन्स हैं जो कि डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको वो अपने पास खरीद लेगा बैंक से और उनकी रिकवरी करेगा, ताकि बैंक जो है अपना काम में लगा रहे। अब होता क्या है कि अगर मान लो बैंक के ऊपर एनपीएस बढ़ गए हैं तो बैंक के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि यार कितनी रिकवरी हुई, तो बैंक अपना असली काम नहीं कर पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में एक बैड बैंक बना दिया गया है। बैड बैंक क्या करेगा, बोलेगा बैंक को कि आप एक काम करो, जितने भी आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो सारे मुझे बेच दो, मैं आपसे वो खरीद रहा हूँ और इनकी रिकवरी मैं खुद कर लूंगा। ठीक है। दूसरा आता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है ये? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है? ये होते हैं टू बिग टू फॉल बैंक्स। कौन से होते हैं? टू बिग टू फॉल बैंक्स। यानी ये इतने बड़े बैंक अगर ये डूब गए तो पूरी इकोनॉमी डूब सकती है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है। इन बैंक्स की जो ऑलमोस्ट वैल्यू है वो 1% ऑफ जीडीपी होती है। ये जो हमारा जीडीपी है उसका 1% से ज्यादा ये लोन दे चुके हैं। तो ये क्या होते हैं? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया ने ऐसे 3 इंस्टीट्यूशंस को फोकस किया, मतलब इंडिया ने ऐसे 3 इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे 3 बैंक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो पहला एसबीआई है, फिर आईसीआईसीआई है और तीसरा क्या है? एचडीएफसी है। ये इंडिया के 3 बहुत बड़े बैंक्स हैं जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की तरह के तौर पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इनकी अहमियत ये है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये बैंक्स कल को इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, ये बैंक डूब जाते हैं, तो पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी पूरी इकोनॉमी उससे बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो अभी रिसेंटली हुआ था कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट लेके आई गई थी, उस रिपोर्ट की वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है वो एकदम से डाउन हो गई थी। तो वो क्या थी? वो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंपनी थी इंडिया की, जिसमें इंडियंस के काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगे हुए थे। तो उस कंपनी में कोई भी फ्लक्चुएशन जैसे ही आया, पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ा और पूरी इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ा। तो वो क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट कंपनीज हो जाती है इंडिया के हिसाब से। तो ऐसे ही हमने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर उन बैंक्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। तो आरबीआई इन बैंक्स का खास ध्यान रखता है कि इनके अंदर कोई गड़बड़ ना हो रही हो। उसके बाद आता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्यों है? ये समझाने के लिए बैंक्स को कि भाई आपको थोड़ा सही से चीज़ों को रखना है। तो सही से चीज़ों को रखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली टायर 1 कैपिटल आपको मेंटेन करना होगा 4.5% का। किसका? आपके जो रिस्क एसेट्स हैं, यानी जो आपके रिस्की एसेट्स हैं उसका 4.5% आपको टायर 1 कैपिटल में रखना होगा। दूसरा है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, वो आपको मेंटेन करना होगा 2.5%। देन काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, वो आपको मेंटेन करना होगा 0 से 2.5% तक। और फिर उसके बाद आता है CRAR। CRAR क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 9.5%। तो ये तो हो गए आपके बेसल नॉर्म्स। अब इसमें एक ये टर्म है CRAR, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। CRAR है कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उतना कितना कैपिटल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क वेटेड। यानी रिस्क वेटेड का मतलब क्या है? जो रिस्की एसेट है, जो एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनकी ये हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाएं, तो उसका कितना परसेंट कैपिटल आपके पास होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? CRAR। तो अभी जैसे 9.5% है, 9.5% का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके रिस्क वेटेड एसेट 100 रुपए के हैं, यानी 100 रुपए के ऐसे लोन है जो आपने दिया हुआ और जो डूब सकता है, तो लगभग आपके पास 9.5 रुपए CRAR के अंदर रखे होने चाहिए। मतलब कि आपके वो कैपिटल की फॉर्म में वो पैसा रखा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक नई चीज है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। लिक्विडिटी कवरेज रेशो का मतलब ये है कि 30 दिन के अंदर आपको क्या उम्मीद है कितना पैसा इधर से उधर होता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो का मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर हाउ मच अमाउंट आपका इधर से उधर होता है। ठीक है। तो वो जो अमाउंट आपका इधर से उधर होता है, यानी जो 30 दिन के अंदर लोग आपसे पैसा निकलवाने के लिए आते हैं, उसके हिसाब से आपको कितना रिजर्व्स मेंटेन करना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी कवरेज रेशो।
तो वो आपका होना चाहिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का मतलब कैश की फॉर्म में हो जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो जाए, यानी वो पैसा आप इमीडिएटली लेके आ सको। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो, यानी जो 30 दिन के अंदर आपके बैंक से पैसा बाहर जाता है, लोग अपनी सैलरी का निकलवाते हैं पैसा, लोग पेंशन का निकलवाते हैं, लोग मंथली बेसिस पे पैसा निकालते हैं आपके अकाउंट से, तो जो 30 दिन के अंदर आपका पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा आपको कितना पैसा उसका लिक्विडिटी एसेट्स की फॉर्म में रखना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, यानी आपकी जो लिक्विडिटी है टोटल वो कितनी कवर हो पा रही है हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स के थ्रू। हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स सिर्फ सिंपली इतना है कि वो पैसा जो आपको इमीडिएटली मिल जाए, यानी जैसे आप कैश की फॉर्म में रखते हो, वो क्या हो जाता है आपका हाई लिक्विडिटी कैश रेशो। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट दैट इज सफिशिएंट टू फंड कैश आउटफ्लोज ऑफ 30 डेज। ये होगी डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशो। देन इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसके हाई क्वालिटी के एसेट्स के अंदर कैश आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगी। सो ये हो गया आपका CRAR और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये होते क्या है, और ये किसके अंदर है, ये आते हैं आपके बेसल नॉर्म्स के अंदर, बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली। देन देयर इज अ लीड बैंक स्कीम। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक चीज होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम किस तरह से फाइनेंशियल कवरेज में लेके आए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, इसे बोलते हैं लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम के अंदर क्या किया था कि किसी भी एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर बैंक, किसी भी कोई भी बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, HDFC हो सकता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक बैंक आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैंक है लीड बैंक। ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक कोऑर्डिनेट करेगा बाकी बैंक्स के साथ कि वो अपनी फाइनेंशियल कवरेज को कैसे बढ़ाए, कैसे और लोग आके वहाँ पे अकाउंट खोलें, कैसे और लोग आके लोन्स बैंक से ही ले, मनी लेंडर्स ये वगैरह से ना ले, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो वो शेडो बैंकिंग के थ्रू, जो बाहर से हम लोन ले लेते हैं वो ना ले, वो बैंक्स के थ्रू प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ले, और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, कि उनको हेल्प भी की जाए बैंक लोन लेने में, अकाउंट खुलवाने में, इन सब चीज़ों में। तो वो एक बैंक, आप मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप कोशिश करो जितना हो सके लोगों को बैंकिंग सिस्टम में के अंदर लाने में, ठीक है। देन उसके बाद एक आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो बैंक को अगर लोन देना, तो बैंक किसको लोन देगा, जो या तो इंडस्ट्रीज को देगा जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, या जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट हो, तो इंडस्ट्रीज पे यूजली ज़्यादा ट्रस्ट लोगों को रहता है, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को, इनको लोन कम मिलेगा। तो ऐसे सेक्टर 8 से 10 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट ने, RBI ने ये कहा है कि इन सेक्टर्स में आपको अपना 40% लोन देना होगा। यानी अगर SBI साल में 100 करोड़ रुपए लोन में दे रहा है, तो 40 करोड़ रुपए जो हैं वो SBI को इन सेक्टर्स के अंदर ही देने होंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 18% का लोन जाना ही चाहिए, MSME के अंदर 7.5% का लोन जाना चाहिए, उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर एरियाज जो RBI ने मेंशन किए हुए हैं। तो इन सब एरियाज को के अंदर लगभग आपका 40% जो लोन है वो आपको देना पड़ेगा हर एक बैंक को, ठीक है। सो ये हो गए आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एरियाज। ये एरियाज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस 40% के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्लास फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। सो विद दिस वी एंड अवर क्लास फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।